अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं वकार चीमा एडवोकेट जनाला अकेडमी से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कानून शहादत ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दो आर्टिकल्स को इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। अक्सर एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटीज़ के पीछे गुजर चुके हैं पार्ट 3 के कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के, उसमें ये दोनों आर्टिकल्स को इकट्ठा करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे भी इसको कानून शहादत ऑर्डिनेंस का फर्स्ट क्वेश्चन ही कंसीडर किया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। आर्टिकल 3 कानून शहादत ऑर्डिनेंस और आर्टिकल 17। आर्टिकल 3 कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के बारे में और आर्टिकल 7 जो है वो नंबर ऑफ विटनेसेस के बारे में है कि किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कितने विटनेस का होना ज़रूरी है। तो मैं इसको पहले इसका आर्टिकल 3 डिफाइन करूंगा और उसके बाद आर्टिकल 17 और एंड पे आपको बताऊंगा कि आपने कैसे हेडिंग्स की तरतीब देनी है और किस तरीके से आप इसको पेपर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 बेसिकली जो है वो अगर आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे कानून शहादत ऑर्डिनेंस की बुक से, तो उसके अंदर वाज़े आर्टिकल 3 ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है उसकी डेफिनेशन में कि ऑल द पर्सनस आर कॉम्पिटेंट विटनेस, कि तमाम लोग, इसमें मेल या फीमेल इसकी किसी किस्म की कोई ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं की गई। ऑल द पर्सनस आर कॉम्पिटेंट विटनेस, इसमें डिसेबल लोग भी आ जाते हैं, तमाम लोग आ जाते हैं। अब इसी आर्टिकल के अंदर बात की गई कि हु इज़ द कॉम्पिटेंट विटनेस, हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस। तो कॉम्पिटेंट विटनेस के लिए कुछ 5 से 6 पॉइंट्स आर्टिकल 3 के, जो फर्दर जब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो इससे 5 से 6 पॉइंट्स निकलेंगे कि जिसके तहत ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि हु इज़ द कॉम्पिटेंट विटनेस। तो मैं सबसे पहले वो पॉइंट वाइज आपके साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँगा ताकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। तो आर्टिकल 3 के अंदर सिंपल सी बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि ऑल द पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट विटनेस। अब कॉम्पिटेंट विटनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? नंबर 1, नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, कि वो समझने से कासर ना हो, कि उससे जो भी क्वेश्चन किया जाए अदालत की तरफ से, अपोजिट वकील की तरफ से या पार्टी की तरफ से, तो वो बता सके, वो उसको एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद नंबर 2 में आता है क्वालिफाई मस्ट बी कॉम्पिटेंट अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, और वो विटनेस कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। ये समझ लें कि आर्टिकल 3 के एसेंशियल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान और सुन्ना के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स फॉर द कॉम्पिटेंट विटनेस है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को विटनेस फुलफिल कर रहा हो। फिर नंबर 3 पे आ जाए, कैपेबिलिटी फॉर गिविंग रैशनल आंसर, कि जब उससे क्वेश्चन किया जाए तो उसका मुनासिब जवाब दे सके, यानी कि जिस चीज़ के लिए वो एज अ विटनेस अदालत में अपीयर हो रहा है या जिस चीज़ के लिए एज अ विटनेस वो आया है, तो जब उससे वो पूछा जाए तो वो उसका एक मुनासिब जवाब दे सके। उसके बाद नॉट एन इंटरेस्टेड विटनेस। नॉट एन इंटरेस्टेड विटनेस, अगर आप इसको डिटेल में डिफाइन करें तो ये बड़ी लंबी बात है। इंटरेस्ट किसी किस्म का भी हो सकता है, यानी कि उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर या उस पार्टी को लेकर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके साथ अटैच ना हो और उसका किसी भी तरह से फाइनेंशियल या कोई रिलेटिव या किसी भी तरह से उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में ना हो। नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर परजरी, और उसको अदालत ने झूठी गवाही में सजा ना दी हो। इसके अंदर एक एक्सेप्शन ये आ जाती है कि अगर वो अदालत को सेटिस्फाई कर दे या उसने अपने रास्ते चेंज कर लिए हों, अगर उसको पहले झूठी गवाही के सिलसिले में अगर सज़ा हो भी चुकी है और उसके बाद उसने अगर अपना रास्ता चेंज कर लिया है या उसने उस चीज़ से तौबा कर लिया, तो फिर वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, लेकिन वो बात एक्सेप्शन में आएगी। उसके बाद जो इसका 5th पॉइंट है, फीमेल इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस इन हदूद केसेस। अगर कोई हदूद से रेलिवेंट मैटर है तो उसके अंदर औरत जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। औरत जो दूसरे केसेस होते हैं हदूद लॉ से हटके, उसके अंदर औरत कॉम्पिटेंट विटनेस है, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात कि फीमेल इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस इन हदूद केसेस। उसके बाद आ जाए नंबर 7 पे, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशन ऑफ ओथ, कि उससे जो भी हलफ लिया जाए, उससे जो भी सच बोलने की स्टेटमेंट ली जाए, तो वो उस स्टेटमेंट को, उस हलफ को, उसकी नोयत को समझता हो। वो ये नहीं कि प्रॉपर हलफ लेके भी उसके ऊपर झूठ बोले, यानी कि वो उस जिम्मेदारी को समझता हो कि मैं किस जिम्मेदारी के लिए अदालत के सामने खड़ा हूँ। उसके बाद आर्टिकल 17 पे आ जाते हैं हम। आर्टिकल 17 बेसिकली बात करता है नंबर ऑफ विटनेसेस पे। अगर आप आर्टिकल 17 का मुताला करें तो उसके अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है
कि नंबर ऑफ विटनेसेस, अब नंबर ऑफ विटनेसेस को छोड़ा गया है केस टू केस, और उसके बाद जिस लॉ से रेलिवेंट केस होगा, फर्ज करें कोई स्पेशल लॉज हैं, उससे रेलिवेंट जो केस होगा उसके अंदर कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ विटनेसेस 2 हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे सिंगल मर्द की भी गवाही कंसीडर की जा सकती है और सिंगल औरत की भी गवाही कंसीडर की जा सकती है। अब जो सिंगल औरत की गवाही उन केसेस के अंदर कंसीडर की जाती है, कोई ऐसे समझ लें औरतों से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई मैटर हो जिसके अंदर किसी लेडी डॉक्टर की या औरत की, सिंगल औरत की गवाही कंसीडर की जा सकती है। तो इसके अंदर इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है वो 3 से 4 पॉइंट्स में बता देता हूँ कि हदूद केसेस, अगर जना या जना बिल जबर की बात करें तो देयर मस्ट बी 4 अडल्ट मुस्लिम विटनेसेस। उसके बाद अगर आप बात करें ड्रिंकिंग की, देयर मस्ट बी 2 मेल विटनेसेस, 2 मेल अडल्ट विटनेसेस। और उसके बाद अगर आप बात करें थेफ्ट की तो देयर मस्ट बी 2 मेल विटनेसेस। इसके अलावा जितने भी हदूद के अंदर केसेस आएंगे, थेफ्ट की बात कर लें, ड्रिंकिंग की बात कर लें, तो उसके लिए आपको 2 विटनेसेस रिक्वायर्ड हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग फीमेल इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर द हदूद केसेस, ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ विटनेसेस इन स्पेशल केसेस, स्पेशल लॉज के अंदर आ जाता है कि फ़र्ज़ करें कि इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर कोई नैब का मैटर हो तो वो उस लॉ के अंदर ही मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ विटनेसेस कितने रिक्वायर्ड है। जिस तरह का केस होगा ये सारी चीज़ें केस टू केस वेरी करती हैं। अगर फ़र्ज़ करें उस चीज़ का रेलिवेंट लॉ से उस चीज़ का तयन नहीं हो रहा कि कितने विटनेसेस चाहिए, फिर अदालतें आर्टिकल 165 का सहारा ले सकती हैं और उसके तहत अदालत जितने विटनेसेस पे सेटिस्फाई हो जाए या उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को देखा जाएगा कि जो विटनेस उनके सामने खड़ा है तो उस चीज़ को मद्देनज़र आके जिस तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, तो आर्टिकल 165 की कानून शहादत आर्डिनेंस आप ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा अदालत की जो इनहेरेंट पावर है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर अदालत सेटिस्फाई है, एक विटनेस से सेटिस्फाई है या 2 विटनेस से सेटिस्फाई है, तो वो ले सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा जो दूसरे केसेस हैं, अदर केसेस जितने भी हैं उसके अंदर केस टू केस वेरी करता है। मोस्टली जो केसेस हैं उसके अंदर 2 मेल विटनेसेस रिक्वायर्ड हैं और 2 मेल अडल्ट विटनेसेस। अगर फ़र्ज़ करें कि 2 मर्द गवाह मौजूद नहीं है तो फिर एक मर्द के बराबर 2 औरतों की गवाही ली जाएगी। कि फ़र्ज़ करें कि 2 मर्द अगर रिक्वायर्ड हैं किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए और वहाँ पे एक मर्द मौजूद है और बकाया फीमेल विटनेसेस मौजूद हैं, तो फीमेल विटनेसेस के लिए देयर मस्ट बी 2 फीमेल विटनेसेस आर इक्वल 1 मेल विटनेस। यानी कि मेल विटनेस के बराबर अगर आपने फीमेल विटनेस लेके आना तो देयर मस्ट बी 2 फीमेल विटनेस। फिर वो जो गवाही है, वो जो शहादत है, वो बराबर होगी एक मेल विटनेस के। इसके अलावा जितने भी दूसरे केसेस हैं, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया, एक औरत की भी गवाही कंसीडर की जा सकती है, एक मर्द की भी गवाही कंसीडर की जा सकती है, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कोर्ट की सेटिस्फेक्शन पे कि या केसेस पे डिपेंड करता है कि किस नौयत का या किस लॉ से रेलिवेंट केस है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अदालत जो है वो विटनेस डिमांड करेगी, वो 1 से सेटिस्फाई हो जाए या 2 से हो जाए। उसके बाद बात आ जाती है तज़कियत शुहूद की। अब तज़कियत शुहूद क्या है कि बेसिकली तज़कियत शुहूद ये है कि ये ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है, ड्यूटी ऑफ द काजी है कि वो चीज़ ये देखेगा कि अगर विटनेस की कॉम्पिटेंसी को चैलेंज कर दिया गया है तो उसको वेरीफाई करना, उसको क्लियर करना, ये ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है कि ये विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं है। अब हम मुख्तसर सी इसको वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, और वो ये कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर के अंदर अटैम्प्ट करें तो आपको मैंने 2 आर्टिकल बताए, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17। अब इसको आपने हेडिंग्स के ज़ुमरे में लेके आना है कि हमने इसको पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है। अब फ़र्ज़ करें कि आप इसकी हेडिंग्स की तरफ चले जाएं, तो हेडिंग में सबसे पहले आप इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या देंगे कि इंट्रो में आर्टिकल 3 का थोड़ा सा जिक्र कर दें, आर्टिकल 17 का थोड़ा सा जिक्र कर दें, और उसके अंदर बता दें कि व्हाट इज़ एविडेंस। एविडेंस क्या है? एविडेंस एक ऐसा मटीरियल या डायरेक्ट या ऐसी कुछ स्टेटमेंट है
जिसके थ्रू आप कोई भी जो फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करते हो या डिसप्रूव करते हो। तो इसका थोड़ा सा हवाला दे दें आर्टिकल 3 और 17 का इंट्रोडक्शन में। इसके बाद आप रेलिवेंट लॉ लिख दें, उसमें आर्टिकल 3 आ जाएगा, आर्टिकल 17 आ जाएगा, कानून शहादत ऑर्डिनेंस। उसके बाद आप मीनिंग की तरफ चले जाएं, डेफिनेशन की तरफ चले जाएं, ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएं, स्कोप की तरफ चले जाएं। तो ये दोनों आर्टिकल्स को जब आप मद्देनजर रखेंगे तो इसका मीनिंग भी निकल आएगा, इसका ऑब्जेक्ट भी निकल आएगा, इसका स्कोप भी निकल आएगा। जैसे कि आर्टिकल 17 आपको बताया है, ये नंबर ऑफ विटनेसेस की बात कर रहा है। आर्टिकल 17 कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की बात कर रहा है कि कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट है और कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है। इसी तरह जब ये 5 से 6 हेडिंग्स आप दे लेंगे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, स्कोप, रेलिवेंट लॉ, तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, 5 से 6 हेडिंग्स उसकी होती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की बात कर लें, उसमें जनरल रूल की एक हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन की 5 से 6 जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, उसको चाहे आप मेन हेडिंग में लिख लें, सब हेडिंग लिख के उसके बाद मेन हेडिंग लिख लें। इसी तरह अगर आप उसकी तरफ आ जाएं, नंबर ऑफ विटनेसेस की तरफ, उसमें हदूद केसेस को अलहदा लिख लें, स्पेशल केसेस अलहदा लिख लें, फाइनेंशियल मैटर्स को अलहदा लिख लें, अदर केसेस को अलहदा लिख लें। तो 4 से 5 हेडिंग्स आपकी वहाँ से निकल आएंगी। और इसी तरह इसके अंदर आर्टिकल 3 के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑल द पर्सन आर कॉम्पिटेंट विटनेस। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं फॉर द टेस्टिमनी, फॉर द एविडेंस। वो कंडीशन की भी आप एक हेडिंग लिख सकते हैं। उसके बाद एक हेडिंग ये भी आ सकती है कि हु डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। अब इस चीज़ का तयन कौन करेगा कि विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो तयन करेंगे। अगर अपोजिट पार्टी, अपोजिट काउंसिल चैलेंज करती है तो उस चीज़ का तयन कोर्ट ने करना है। इस तरह अगर आप बात करें डिसेबल पर्सन की, चाइल्ड की बात करें, तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। हाँ, उसके लिए अदालत का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड की जाएगी, उस स्टेटमेंट की क्रॉबोरेशन की जाएगी। अगर वो उनकी स्टेटमेंट किसी भी मटेरियल फैक्ट के साथ, किसी एक के साथ भी उसका मुआवजा कर लिया जाए और वो मैच कर जाए, तो वो डिसेबल पर्सन हो, वो कोई पागल हो, वो कोई बोल ना सकता हो, इशारों के साथ कोई चीज़ बता रहा हो, या बच्चा हो और उसकी वो समझ सकता हो, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता हो और अदालत उससे सेटिस्फाई हो जाए, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। तो आप इसकी भी हेडिंग दे सकते हैं, कंडीशंस की भी दे सकते हैं, और डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, इसकी भी आप हेडिंग दे सकते हैं। तो 3 से 4 हेडिंग्स आपकी ये हो जाएंगी, और एट द एंड फाइनल एनालिसिस, कंक्लूजन, कुछ भी आप लिख लें। यानी कि इस क्वेश्चन को भी अगर आप तरतीब दें तो आपकी मिनिमम हेडिंग्स जो हैं वो इसमें से 15 से 16 इजीली निकलेंगी। तो मैं अब 1 मिनट में इसको वाइंड अप करता हूँ क्वेश्चन को, और मैं बताता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 3 हमने पढ़ा। आर्टिकल 3 के अंदर मैंने आपको बताया कि हु इज़ द कॉम्पिटेंट विटनेस। इसके अंदर जनरल सेंस में ऑल द पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट विटनेस। उसी के आगे फर्दर इसकी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई। उसके बाद आर्टिकल 17 हमने पढ़ा। आर्टिकल 17 के अंदर बताया गया नंबर ऑफ विटनेसेस, इसके अंदर हदूद लॉज के बारे में बताया, स्पेशल लॉज के बारे में बताया। इसके बाद अदर केसेस में बताया, फाइनेंशियल मैटर्स में, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, या कोई भी आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो मैटर है, उसको लेकर नंबर ऑफ विटनेसेस 2 चाहिए। अगर मर्द मौजूद नहीं है तो 2 औरतें 1 मर्द के बराबर गवाही देंगी। इसी तरह मैंने आपको डिसेबल पर्सन और चाइल्ड के बारे में बताया, वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। इसी तरह तयन कौन करेगा कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस का, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। तो एट द एंड कंक्लूड। तो इस तरीके से स्टोरी वाइज चलेंगे, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक, तो आपका क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट भी हो जाएगा और उसमें आपको किसी किस्म के एग्जाम में परेशानी भी नहीं होगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इसको प्रॉपर तरतीब से लेकर चले, तरतीब से हेडिंग्स मैनेज करें, और हैंड राइटिंग अच्छी करनी है, प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, और पेपर के अंदर अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक में आपके साथ बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।